हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आईडीडी से विशेष शिक्षक हूं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता। मैं आप लोगों को विकलांगता के बारे में पढ़ा रहा हूं। विकलांगता क्या है, इसके एक्ट क्या है, संवैधानिक समाधान क्या है, विकलांगता को कितने श्रेणी में बांटा गया है, और अभी हम आपको चर्चा करेंगे विकलांगता के कारण क्या हैं। विकलांगता के लिए जोखिम कारक, संचारी रोग यानी कि संक्रामक रोग। विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित होने पर भी लोग दिव्यांग हो जाते हैं। सामान्य लोग हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, किसी दुर्घटना में उनकी आंख की रोशनी चली जाती है, उनका हाथ डैमेज हो जाता है, पैर डैमेज हो जाता है, यानी कि वो अपंग हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। कल हम 21 प्रकार के 21 प्रकार के विकलांगता की श्रेणी आपको बताए। इसके प्रकार हैं। विकलांगता के कारण क्या हैं? जैसे कि लचका फाइलेरिया, तपेदिक, HIV एड्स और अन्य यौन संचारी रोग। कुछ बीमारियां जैसे एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस और बचपन के क्लस्टर रोग जैसे खसरा, कंठमाला और पोलियोमाइलाइटिस के न्यूरोलॉजिकल परिणाम विकलांगता में योगदान करते हैं। पोलियो है, खसरा है, ये रोग बचपन में बच्चों को ग्रसित होते हैं। तो इन रोगों से भी बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं। पोलियो पर जैसा हम पहले भी बताए हैं, पोलियो पर हमारा देश लगभग काबू पा लिया है। पोलियो के केसेस अब बहुत कम आ रहे हैं। अभी स्थिति पहले से बेहतर है। ये महामारी अपनी चपेट में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा को लिया है पूरे विश्व में। पूरे विश्व की जनसंख्या में पोलियो का योगदान विकलांगता को बढ़ाने में सबसे अहम है। गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग, गठिया और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियां अधिकांश दीर्घकालिक विकलांगताओं का कारण बनती है। दुनिया के सभी हिस्सों में एनसीडी में जो वृद्धि देखी गई है, उसका विकलांगता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जीवन शैली के विकल्प और व्यक्तिगत व्यवहार जैसे मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, तंबाकू का उपयोग, शराब का सेवन, अवैध दवाएं जो गैर संचारी रोगों का कारण बनती हैं, भी प्रमुख योगदान कारक बन रहे हैं। वायु प्रदूषण, व्यावसायिक रोग, खराब जल आपूर्ति, स्वच्छता और व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता, कुपोषण भी विकलांगता में योगदान करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि ये जीवन शैली है या रोग है, इन रोगों से कैसे विकलांग हम हो सकते हैं। तो इन रोगों से ग्रसित जो माता पिता हैं, वैसे बच्चों में विकलांगता की संभावना बढ़ जाती है। इनके माता पिता इन रोगों से ग्रसित होंगे
तो कुपोषण हो गया, कुपोषण जनित रोग भी होता है, तो उससे बच्चा दिव्यांग हो सकता है। यातायात दुर्घटनाएं, व्यवसायिक चोट, संघर्ष, हिंसा, गिरने और बारूदी सुरंगों के कारण लगने वाली चोटों को लंबे समय से विकलांगता में योगदानकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। यातायात दुर्घटना है, व्यवसायिक चोट, किसी कंपनी में कर रहे हैं किसी ऐसे जगह पर अपने व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए, वहां पर भी मशीनों से चोट लग सकता है। कुछ मशीनें हाई रिस्की होती है, इसको चलाने में बहुत रिस्क होता है, तो कभी कभी उनमें दुर्घटनाएं हो जाती हैं। फैक्ट्रियों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हिंसा, बारूदी सुरंग, इन सब के कारण लगने वाली चोट से भी व्यक्ति विकलांग हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी मानसिक विकलांगता के कारण है। 50% से अधिक मामलों में मानसिक मंदता बचपन में गंभीर बीमारी या सिर की चोट और जन्म दोषों के कारण बताई गई है। मानसिक मंदता क्या है? 50% से अधिक मानसिक मंदता का मामला बचपन में गंभीर बीमारी होना या सिर की चोट लेना या जन्म के समय में प्रशिक्षित दाई नहीं होगी, उससे भी बच्चा मानसिक मंद हो सकता है, मानसिक अक्षम हो सकता है। आगे डिटेल्स में अभी आपको और मिलेगा। इसीलिए सरकार द्वारा समय समय पे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से। अभी जो देश में सबसे बड़ी आबादी आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता की है, उन लोगों के द्वारा भी समय समय पे प्रचार प्रसार किया जाता है कि प्रसव पूर्व, प्रसव का समय और प्रसव का बाद, ये तीनों रीजन बच्चा के आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मानसिक मंदता ज्यादातर जन्म के समय या जीवन की बहुत कम उम्र में देखी जाती है, जबकि मानसिक बीमारी की समस्या अधिक उम्र की समस्या है। निम्न शिक्षा स्तर वाले, कम आय वाले और जो बेरोजगार हैं, उनमें भी विकलांगता से पीड़ित होने की अधिक संभावना होती है। अधिक उम्र में विकलांगता का खतरा अधिक होता है। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? विकलांगता की शुरुआत से पहले की गई कार्रवाई जिससे बीमारी विकलांगता होने की संभावना दूर हो जाएगी। प्राथमिक रोकथाम हमें करना होगा। माध्यमिक रोकथाम कार्रवाई जो रोग विकलांगता की प्रगति को उसकी प्रारंभिक चरण में रोक देती है और जटिलताओं को रोक देती है। विशिष्ट हस्तक्षेप, शीघ्र निदान और पर्याप्त उपचार है। तीसरा है तृतीयक रोकथाम, हानि और विकलांगता को कम करने या सीमित करने और मौजूदा विकलांगता के कारण होने वाली पीड़ा को कम करने के लिए उपलब्ध सभी उपाय। इस चरण को पुनर्वास कहा जाता है, जिसमें रोगी को सामान्य या लगभग सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए किए गए शारीरिक, मनोसामाजिक और व्यवसायिक उपाय शामिल होते हैं। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं अपनी गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान और अपने बच्चों के लिए
विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन की अवधि के दौरान पर्याप्त और प्रभावी निवारक उपाय करें। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान विशेष सतर्कता बरतनी होती है। जो शरीर के लिए आवश्यक मिनरल्स हैं, आवश्यक खाद्य सामग्री है, जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो उनके लिए उनकी खुराक लेना अति आवश्यक है। विभिन्न विटामिन, मिनरल्स, आयोडीन और आयरन से संबंधित उत्पाद का सेवन उन्हें करना होता है। स्वस्थ मां है, एक ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ मां ही स्वस्थ बच्चा को जन्म दे सकती है। अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रभावी और पर्याप्त उपाय करें ताकि उनमें विकलांगता की संभावना को बहुत कम किया जा सके। इसके लिए हमें क्या उपाय करने होंगे? तो सामान्य उपाय क्या है? वंशानुगत विकारों की रोकथाम के लिए चाचा, भतीजी, चचेरे भाई जैसे बहुत करीबी रक्त संबंधों में विवाह नहीं करना चाहिए। रक्त संबंध में विवाह होने से बच्चा विकलांग होने का संभावना ज्यादा रहता है। 18 वर्ष की आयु से पहले और 35 वर्ष की आयु के बाद गर्भाधारण से बचना चाहिए। सामान्य गर्भाधारण की एवरेज उम्र कितनी रखी गई है? 18 से 35 के बीच में। गर्भावस्था की योजना बनाने से पहले डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। यदि आपके परिवार में जन्म दोष की घटना है, डॉक्टरी सलाह कब लेना जरूरी है? यदि आपके परिवार में पहले कोई घटना हुई हो, यदि आपको गर्भधारण करने में कठिनाई हो रही है या कई बार गर्भपात, मृत बच्चे का जन्म, जुड़वा बच्चे, ऑपरेशन द्वारा प्रसव, बाधित प्रसव यानी कि लंबे समय तक प्रसव 12 घंटे से अधिक, या पिछली गर्भावस्था में गंभीर रक्तस्राव हुआ हो। मेडिकल सलाह किनको लेना बिल्कुल अति आवश्यक है? जिनको गर्भ धारण करने में कठिनाई हो रही हो, बार बार उनका एवर्सन हो जा रहा हो। ऐसा भी होता है किसी महिला के साथ, तो उसके सामान्यतः 1-2 बच्चे मृत पैदा होते हैं, तो उसका भी डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। जुड़वा बच्चे या ऑपरेशन यानी सिजेरियन प्रसव जो होता है, उनमें भी मेडिकल सलाह लेना जरूरी है। 2 बच्चों के बीच में अंतर रखना जरूरी है। एक निश्चित समय होता है। शरीर को पुनः गर्भधारण के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है। तो 2 बच्चों के बीच में इसीलिए अंतर रखा जाता है। जिनको सिजेरियन बच्चा होता हो, उनको सामान्यतः 3 साल से ज्यादा ही गैप होना चाहिए। जिनका बाधित प्रसव होता हो, यानी कि लंग टर्म में उनका पीड़ा होता है, जल्दी बच्चा जन्म नहीं लेता है, या पिछली बार जब बच्चा हुआ था तो गंभीर रूप से उनको रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग हुआ था, तो पूर्व के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना को बनाना होता है।
यदि आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप एक होना चाहिए। जब माता का या पिता का किसी एक का ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है तो उससे भी जन्म लेने वाले बच्चे पे काफी प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकलांग होने का संभावना बढ़ जाता है। और आपको डायबिटीज हो, जिस महिला को या जिस पुरुष को डायबिटीज हो तो उनका स्वास्थ्य बच्चा होने की संभावना कम रहती है। उनको मेडिकल एडवाइस लेना जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान क्या देखभाल करनी हमें चाहिए? जब गर्भाधारण औरत करती है तो उस समय किन विशेष बातों को ध्यान में रखना होता है? कठिन शारीरिक श्रम जैसे भारी बोझ उठाना, विशेषकर खेतों में, और अन्य दुर्घटना संभावित गतिविधियों जैसे फिसलन भरी जमीन पर चलना और स्टूल और कुर्सियों पर चढ़ने से बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को खेतों में कम से कम भारी काम नहीं करना चाहिए। भारी बोझ उठाना, फिसलन भरी जमीन पर चढ़ना या उतरना, स्टूल और मेज पे चढ़ना, ये सब उनको ध्यान में रखना होता है। अनावश्यक दवाओं और औषधियों से बचना चाहिए। बिना डॉक्टरी परामर्श के किसी भी दवाई और औषधि को खाने से बचना चाहिए। यहां तक कि आमतौर पर बेची जाने वाली सुरक्षित मानी जाने वाली दवाएं भी संभावित रूप से अजन्मे बच्चे में गंभीर दोष पैदा कर सकती हैं। तो उस दौरान, गर्भावस्था के दौरान, जब भी कोई दवाई खाना हो तो बिना मेडिकल परामर्श के नहीं खाना चाहिए। उससे एबॉर्शन तक हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। धूम्रपान, तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए। धूम्रपान, तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक्सरे और किसी भी प्रकार के विकिरण के संपर्क से बचना चाहिए। एक्सरे बार बार नहीं कराना चाहिए। खसरा, कंठमाला आदि जैसी बीमारियों के संपर्क में आने से बचें। गर्भावस्था के 3 महीने पहले के जो 3 महीने होते हैं उनमें इन सब का टीका भी दिया जाता है। अनिवार्य रूप से उसका टीका लेना जरूरी है। यौन रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से बचें। जो यौन रोग से पीड़ित है उनसे यौन संपर्क से बचना चाहिए। शीशा विषाक्तता के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। सुरमा और कोहल के, यहाँ पे अल्कोहल होना चाहिए, कि अधिक प्रयोग से बचना चाहिए। हरी पत्तीदार सब्जियां, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर संतुलित आहार लेनी चाहिए। बच्चे पैदा करने वाली उम्र की सभी महिलाओं को प्रतिदिन 0.4 मिलीग्राम फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। यह फोलिक एसिड प्लस आयरन की गोलियों में भी उपलब्ध है, जिसे तीसरी तिमाही के दौरान कम से कम 3 महीने तक लेना चाहिए, जिससे एनीमिया की समस्या से बचा जा सकता है। आयरन की कमी से एनीमिया की समस्या होती है, और जब एनीमिया की समस्या होगी तो बच्चा पे उसका
गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी उस स्थिति में। तो हमें उस समय गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां लेनी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। अंतिम 10 किलोग्राम वजन बढ़ाना सुनिश्चित करें। कम से कम महिलाओं को अपना 10 किलो वजन बढ़ाना पड़ता है एक स्वस्थ बच्चा को जन्म देने के लिए। नियमित चिकित्सा जांच कराएं। सभी गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए। उच्च जोखिम वाली महिला कौन है? लेस देन 38 किलोग्राम, जिनका वजन 38 किलोग्राम से कम है और ऊंचाई 152 सेंटीमीटर यानी 152 सेंटीमीटर 4.5 फीट से कुछ अधिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा माना गया है कि जिन औरतों का हाइट 5 फीट से कम होता है उनको ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे तो 152 सेंटीमीटर ही दिया गया है, जो 1.5 फीट से कुछ ज्यादा है। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना लेस देन 6 किलोग्राम, यानी कि जिन महिला का कम से कम वजन 6 किलोग्राम भी नहीं बढ़ा तो वो भी चिंताजनक विषय है। या जो गंभीर रूप से एनीमिया सी यानी HB लेस देन 8 मिलीग्राम से पीड़ित है, जिनका होम्योग्लोबिन 8 से कम होगा तो बहुत गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। उस समय जच्चा बच्चा पे खतरा हो सकता है। प्रसव के दौरान बच्चा जन्म लेने के समय हमारे देश में शिशु मृत्यु दर और जच्चा यानी उसकी मां का मृत्यु दर भी पहले काफी अधिक था। विभिन्न प्रकार के टीके और मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से उनमें काफी कमी आई है। लेकिन इसके कारण क्या है? अशिक्षा है। सबसे बड़ा वजह है अशिक्षा। इन सब बातों का ध्यान में नहीं रखना। 2 बच्चों के बीच समय का अंतराल एकदम होना ही चाहिए, तभी उसकी मां स्वस्थ हो सकती है और एक स्वस्थ मां ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि होम्योग्लोबिन 8 से कम किसी भी अवस्था में ना आए, क्योंकि 8 से कम होना बहुत सामान्य से कम होना है। बार बार गर्भधारण करना, जल्दी जल्दी गर्भधारण करना भी ठीक नहीं है। इतिहास होना गर्भपात या समय से पहले प्रसव के मामले ऐसा भी होता है कि समय से पहले प्रसव होना भी असामान्य स्थिति है। सामान्य बच्चा पैदा करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए। पैरों में सूजन, लगातार सिर दर्द, बुखार, पेशाब करने में कठिनाई, योनि से रक्तस्राव और आंखों का पीला होने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लेना चाहिए। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सामान्य अवस्था है। बहुत सी महिलाओं के पैरों में सूजन हो जाता है, उनको बुखार लगने लगता है, लगातार सिर दर्द रहने लगता है, ब्लीडिंग भी कभी कभी होने लगता है। तो उस कंडीशंस में हमें डॉक्टरी सलाह लेना एकदम ही अति आवश्यक है। जन्म के समय क्या हमें करना है? ये तो रहा
जन्म से पूर्व प्रसव प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए। हमें वैसे अस्पतालों में जाना चाहिए जहां पे प्रशिक्षित कर्मचारी हों। अधिमानतः ऐसे अस्पताल में जहां सुविधाएं उपलब्ध हों। यदि कोई बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है तो तुरंत पुनर्जीवन के उपाय किए जाने चाहिए। बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोना आवश्यक है। अगर बच्चा रोता नहीं है तो उसमें विकलांगता की संभावना ज्यादा बनी रहती है। उस बच्चा को विकलांग मानसिक मंद हो सकता है। समय से पहले जन्म लेने वाले और जन्म के समय कम वजन यानी कि लेस देन 2.5 किलो 2.5 किलो से वजन कम होने पे शिशुओं को गहन देखभाल की आवश्यकता होती है। तो उनका वजन को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि जन्म के समय उनका वजन, और ऊपर की सारी बातों को हम जब ध्यान में देंगे तो बच्चे का जन्म 2.5 किलो से कम नहीं होगा। क्योंकि वहां पे क्या कहा गया प्रसव से पूर्व कि महिला को, गर्भवती महिला का वजन जो उसके गर्भधारण करने से पहले है उससे वजन 10 किलो बढ़ना चाहिए। तो उसमें 10 किलो वजन बढ़ेगा तो बच्चे का वजन भी उसी में ऐड रहेगा। बच्चा मां की कोख में ही है और वजन जब मां का 6 किलो से कम बढ़ा है तो वह गंभीर समस्या का संकेत है। तो समय रहते हुए डॉक्टरी परामर्श उसके लिए आवश्यक है। यदि शिशु का सिर असमान रूप से छोटा या बड़ा दिखाई दे रहा है तो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, विशेषकर बाल रोग विशेषज्ञ से। जन्म के समय लड़के के सिर का अनुमानित आकार 35 सेंटीमीटर और लड़की के सिर का आकार 34.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके सिर की गोलाई को जब हम नापेंगे उसका व्यास को तो 35 सेंटीमीटर सामान्य तौर पे होना चाहिए। उससे ज्यादा छोटा होगा या बड़ा होगा दोनों स्थिति में, और लड़की के सिर का आकार उससे आधा सेंटीमीटर ही माइनर कम है। बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना जरूरी है। पहला दूध जो मां का दूध है कोलोस्ट्रम बच्चे को अवश्य पिलाना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दूध में ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों को एंटीबॉडी विकसित करते हैं। वो बच्चों के लिए सुरक्षा कवच, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो कवच है, तो वो दूध बच्चों के लिए सुरक्षा कवच है। तो पहला दूध मां का अति आवश्यक रूप से बच्चे को पिलाना जरूरी है। बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है। तो ये था प्रसव के समय, वो था उसके पहले प्रसव से पूर्व, प्रसव के समय और प्रसव के बाद, बच्चा जन्म लेने के बाद हमें क्या करना होता है, कैसे उसकी देखभाल करनी होती है। किसी भी कारण से बच्चे का तापमान 101 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। इससे ज्वर के दौरे पड़ सकते हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन हो सकता है, बच्चा किसी रोग का शिकार हो सकता है। तो बच्चे का टेम्परेचर शरीर का 101 डिग्री से कभी भी अधिक नहीं होने देना चाहिए। तुरंत जैसे उसका शरीर गर्म लगे तो उसको ट्रीटमेंट देना आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण की
अनुशंसित अनुसूची के अनुसार संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षित जो विभिन्न प्रकार के टीके बच्चों को पड़ते हैं, 3 माह पे, 6 माह पे, 9 माह पे, 1 साल पे, 2 साल पे, पोलियो का, खसरा का, ये सब टीका, बीसीजी का टीका, ये सभी टीके नियमित रूप से बच्चा का कार्ड बनवा करके और नियमित टीका लगवाना चाहिए। नहीं तो स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है और समय पे उसको टीका नहीं लगेगा तो वैसे बच्चे भी दिव्यांग हो सकते हैं। बच्चे को पेंट, अगर किसी बच्चे को दौरा पड़े तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद जो सेरेब्रल पल्सी होती है, तो सेरेब्रल पल्सी तो पहले से बच्चा पैदा होते समय हो जाती है, लेकिन मिर्गी के दौरे, सेरेब्रल पल्सी रोग में मिर्गी के दौरे ज्यादा पड़ने के चांस रहते हैं। जो 21 प्रकार के आप लोग विकलांगता देखे, उसमें सेरेब्रल पल्सी ऐसा है जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो अगर किसी बच्चा को कोई असामान्य स्थिति व असहज महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अरे 1 बार किया, 2 बार किया, ज्यादा बात थोड़े कर रहा है, क्योंकि समय पे हम उसका इलाज करवाएंगे तो वो रोग ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है रोग की जड़ जो होती है मजबूत होती जाती है। प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण के अनुसूची के अनुसार प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए। बच्चे को पेंट, अखबारी कागज की स्याही, शीशा आदि के बहुत अधिक संपर्क में न आने दें, क्योंकि ये जहरीले होते हैं। बच्चों को पेंट से दूर रखना चाहिए। अखबारी कागज की स्याही, तो ऐसे जैसे बच्चे अखबार वगैरह चबाने लगते हैं, सामान्य तौर पे कागजों पर लोग कुछ खाते पीते हैं, लेकिन अखबार की जो स्याही होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो इन सब से बच्चों को दूर रखना चाहिए। सिर की चोट और अन्य दुर्घटनाओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। बार बार बच्चों के सिर में चोट लगना बहुत ही बाद में चल करके उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बच्चा को बार बार सिर में चोट लगना उसको मानसिक मंदता की ओर लेके चला जाएगा। ऐसे बच्चे भी ऑटिज्म से भी ग्रसित हो जाते हैं। सुनिश्चित करें कि बच्चे को संतुलित आहार और स्वच्छ पेयजल मिले। जब बच्चा 4 से 6 महीना का हो जाए तो उसे अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त आहार देने चाहिए। अगर मां का दूध उपलब्ध हो तो बच्चों को 6 महीना तक मां का दूध, अनिवार्य रूप से तो 4 महीना भी देना चाहिए। मां के दूध से नहीं पूर्ति हो रहा है तो कोई दूसरा पौष्टिक आहार शिशु को देना चाहिए, और 4 से 6 महीने के बाद उसके लिए कोई अच्छी गुणवत्ता का अतिरिक्त आहार देना जरूरी होता है, तभी बच्चे का सामान्य विकास संभव होगा। विटामिन ए की कमी और अतौंधी सहित इसके परिणामों को विटामिन ए अनुपूरण के उपयोग के माध्यम से आसानी से रोका जा सकता है। बच्चे को विटामिन मिनरल्स की कमी न होने दिया जाए। उसके लिए बच्चा जन्म लेने के बाद भी माता को संतुलित आहार का सेवन करना जरूरी है, क्योंकि जो माता स्तनपान कराती हैं तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए उनका खान पान होना चाहिए। एक बच्चे को भीड़ भाड़ से मुक्त स्वच्छ वातावरण प्रदान करके मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस से बचाया जा सकता है। बच्चे को ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रखना चाहिए ताकि उसका मानसिक विकास, देखते होंगे कि सामान्यतः बच्चा का पेट भरा रहेगा, अगर उसको भूख वगैरह नहीं लगेगी
तो बच्चा अकेले में भी खेलते रहता है, जिससे उसका मानसिक विकास होता है। गंडमाला और क्रेटिनिज्म से बचाव के लिए साधारण नमक हो, आयोडीन युक्त होना चाहिए, और उसकी मां की खाना में आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। कान से मैल निकालने के लिए बच्चे को हेयर पिन, माचिस की तिल्ली और पेंसिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। माताएं क्या करती हैं कि हेयर पिन रखती हैं, हेयर पिन को लगा करके निकालने लगती है, या माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली का जो नोक होता है उसमें बारूद होता है, उसका बच्चों के स्वास्थ्य पर, या पेंसिल भी नुकीला होता है। तो ऐसी सब स्थिति से हमें बचना चाहिए। यदि बच्चे शोर शराबे वाले वातावरण में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उच्च स्तर के शोर के जोखिम को कम करने के लिए कान रक्षक का उपयोग करें। जब बहुत ज्यादा शोर होता है, आजकल तो शादी विवाहों में डीजे वगैरह बजने लगता है, तो ज्यादा शोर जब होता है तो उच्च स्तर के शोर को कम करने के लिए बच्चों के कान में कुछ लगा सकते हैं, जिससे उनके कानों में आवाज कम जाए। क्योंकि उनकी क्षमता से अधिक डेसिबल होगा तो बच्चों के बहरे होने का भी संभावना रहता है। आजकल की माएं इन सब को ध्यान में नहीं रखती है। जो डीजे वगैरह बहुत तेजी से बज रहा है, अपने बच्चों को लेकर भी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी माताएं पहुंच जाती हैं, लेकिन उन जोखिम से बचाने का कार्य माताओं का ही है। बच्चे में जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है? किसी बच्चे के चेहरे पर थप्पड़ न मारें, क्योंकि इससे कान के पर्दे में चोट लग सकती है और इसके परिणाम स्वरूप सुनने की क्षमता कम हो सकती है। गुस्सा आने पर माताएं क्या करती हैं? गाल पे तुरंत चमाटा देती है, लेकिन यहाँ पे जो संबंध होता है कान से संबंध होता है। हमारा जो कान है यहाँ पे संबंध होता है, तो यहाँ पे चोट लगने से बच्चों में बहरापन होने का खतरा रहता है। क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण और हस्तक्षेप, ये सारे जो थे प्रसव के पूर्व, प्रसव के समय और प्रसव के बाद, यानी जन्म से पूर्व, जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद हमें क्या सावधानियां बरतनी होती है। आगे है क्रॉस डिसेबिलिटी। यह ऐतिहासिक तथ्य डीपीआई, डिसेबल्ड पीपुल इंटरनेशनल के उद्भव के साथ बदल गया। डीपीआई का नारा है हमारे बिना हमारे बारे में कुछ भी नहीं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विकलांगता के प्रकारों के बीच अंतर नहीं करता है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि व्यापक रूप से सभी विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं को एक साथ ध्यान में रखता है और सामूहिक योजना को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण में जब भी संभव हो विशेष उपसमूह पर ध्यान केंद्रित करने से बचना चाहिए, क्योंकि भेदभाव अक्सर सबसे कमजोर लोगों को आगे कलंकित करने की ओर ले जाता है। यह सामूहिक रूप से नीतिगत निर्णय लेने के बारे में है और विकलांग लोगों को भी सभी विकलांगताओं के लिए समान शक्ति प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण विकलांगों की विभिन्न श्रेणियों पर सहयोग और नेटवर्क चाहता है। इसमें अलग अलग विकलांगता और अलग अलग क्षमता वाले व्यक्ति शामिल हैं। क्रॉस विकलांगता की आवश्यकता क्या पड़ती है? समानता के अधिकार की पूर्ति के लिए सभी व्यक्तियों को एक ही ढांचे में शामिल करना बहुत जरूरी है, जबकि उनकी क्षमताएं अलग अलग न हो। इससे क्या फायदे होंगे? निर्णय लेने तक बेहतर पहुंच, सभी विकलांग लोगों को
अलग अलग तरह से सक्षम लोगों को एक ही संदर्भ में शामिल किए बिना उनके अधिकारों को और जरूरतों पर निर्णय लेना आसान नहीं है। विकलांग लोगों को अपने लिए स्वयं की नीतियों और कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। जो भी विकलांगता से संबंध कार्यक्रम और नीति होते हैं, हम विकलांग लोगों की जरूरतों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि विकलांग लोग अपनी जरूरतों को अच्छी तरह से जो समझते हैं। इसलिए दिव्यांग जनों की भागीदारी ऐसे कार्यक्रमों में बहुत जरूरी है कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। मुख्य आवश्यकता समान अवसर की है। समाज में समान सदस्यता एवं व्यक्ति का सम्मान एवं समान अधिकार आवश्यक है। समान अधिकार के सम्मान के लिए समाज में सभी व्यक्तियों की समान सदस्यता आवश्यक है। संरक्षित करने की जरूरत है, प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। क्रॉस डिसेबिलिटी के लाभ क्या है? स्वतंत्रता, पूर्ण नागरिकता। जैसा कि हमने चर्चा की है, क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण विकलांगों को समाज में घुलने मिलने का अवसर प्रदान करती है। विकलांग लोग स्वतंत्र रहना सीखते हैं, समानता के स्तर को प्राप्त रखने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आजादी का मतलब क्या है? उनको आत्मनिर्भर होना। पहला तो है कि शारीरिक अक्षम लोग अपने बल पर अपने दैनिक कार्य कर लें, अपने आवश्यकताओं से की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बन जाए, ये उनकी स्वतंत्रता है। दूसरे पे कम से कम डिपेंड रहें, अपने माँ बाप पर बोझ बनकर नहीं रहें। यहां स्वतंत्रता से ये मतलब है। पूर्ण नागरिकता, पहले विकलांग लोगों को पूर्ण नागरिक नहीं माना जाता था, उनको अलग थलग रखा जाता था। भगवान का देन, पिछले जन्मों का पाप, ये सब कह करके समाज में भेदभाव किया जाता था। समय के साथ बदलाव हुआ, विभिन्न एक्ट बने, कानूनी सहायता इन लोगों को मिली। इसमें सबसे मजबूत PWD एक्ट 1995 बना, जो इनको एक समान अवसर का मौका दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया। तब जाकर के इनकी भागीदारी हो पाई। क्रॉस विकलांगता दृष्टिकोण ने निर्णय लेने और भागीदारी में अवसर प्रदान किए और उन्हें पूर्ण नागरिक माना गया। इसे नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना, विकलांगता संबंधी कानूनों का पूर्ण परिवर्तन एवं कार्यान्वयन, कार्यक्रम जीवन को बेहतर बनाता है और यह गरीबी और बेरोजगारी को कम करता है। यह जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। विकलांगता की शब्दावली में एक रूपता लाता है। विकलांगता से ग्रस्त लोगों के मुद्दों और उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों के संबंध में जनता और सरकारी नीति निर्माताओं को शिक्षित करता है। तो ये रहा दिव्यांग जनों से संबंधित कारण और उनके विभिन्न निवारण। अब आपको इसी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने हैं। इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। स्वास्थ्य का बायोमेडिकल मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक कारकों का विश्लेषण करना, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना, रोगों के शारीरिक कारणों की पहचान और उपचार करना, पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करना। इसका सही उत्तर होगा रोगों के शारीरिक कारणों की
पहचान और उपचार करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। स्वास्थ्य का बायोमेडिकल सिद्धांत क्या है? स्वास्थ्य का बायोमेडिकल, दूसरा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का बायोमेडिकल मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? स्वास्थ्य का बायोमेडिकल मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? रोगों के जैविक और शारीरिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, आध्यात्मिक विश्वास। तो इसका सही उत्तर होगा ए, रोगों के जैविक और शारीरिक कारण। तीसरा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का बायोमेडिकल मॉडल किस प्रकार के उपचार को प्राथमिकता देता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, मनोवैज्ञानिक परामर्श, औषधि और शल्य चिकित्सा उपचार, योग और ध्यान, पोषण और आहार चिकित्सा। इसका सही उत्तर है औषधि और शल्य चिकित्सा उपचार। चार नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का बायोमेडिकल मॉडल के अनुसार स्वास्थ्य समस्याओं का निदान कैसे किया जाता है? सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण द्वारा, चिकित्सा परीक्षण और जैविक विश्लेषण द्वारा, मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करके, पर्यावरणीय अध्ययन द्वारा। इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा परीक्षण और जैविक विश्लेषण द्वारा। इसका आंसर होगा बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का बायोमेडिकल मॉडल की मुख्य आलोचना क्या है? यहां पे आलोचना पूछ रहा है। यह मानसिक स्वास्थ्य को महत्व नहीं देता, यह रोगों के शारीरिक कारणों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है और सामाजिक कारकों की उपेक्षा करता है, यह रोगों के आध्यात्मिक विश्वासों को नजरअंदाज करता है, और चौथा है यह पर्यावरणीय कारकों का विश्लेषण नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा यह रोगों के शारीरिक कारणों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है और सामाजिक कारकों की उपेक्षा करता है। यह है इसका मुख्य आलोचना। 6 नंबर क्वेश्चन है, विकलांगता का मेडिकल मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन 4 वो आप लोगों के पास है। विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना, विकलांगता के जैविक और शारीरिक कारणों की पहचान और उपचार करना, विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना। तो इसका सही उत्तर होगा विकलांगता के जैविक और शारीरिक कारणों की पहचान और उपचार करना। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विकलांगता का मेडिकल मॉडल के अनुसार विकलांगता को कैसे देखा जाता है? सामाजिक निर्माण के रूप में, व्यक्तिगत समस्या के रूप में, सांस्कृतिक समस्या के रूप में, या आर्थिक समस्या के रूप में? तो इसका सही उत्तर होगा विकलांगता को व्यक्तिगत समस्या के रूप में देखा जाता है। 8वां नंबर है, विकलांगता का मेडिकल मॉडल किस प्रकार के उपचार को प्राथमिकता देता है? पहला है सामाजिक समर्थन और पुनर्वास, दूसरा है चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचार, तीसरा है शिक्षा और प्रशिक्षण, चौथा है रोजगार के अवसर। इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचार। आगे आप लोगों के सामने है, विकलांगता का मेडिकल मॉडल के अनुसार विकलांगता के समाधान के लिए किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है?
सामाजिक बाधाओं को दूर करने पर, व्यक्तिगत की शारीरिक स्थिति में सुधार पर, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार पर या आर्थिक सहायता प्रदान करने पर। इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में सुधार पर। विकलांगता का मेडिकल मॉडल की मुख्य आलोचना क्या है? यह विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भों की उपेक्षा करता है। यह विकलांग व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता। यह विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करता। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता। तो इसका सही उत्तर है कि यह विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भों की उपेक्षा करता है। इसका सही उत्तर होगा ए। बस इतना है क्वेश्चन आप लोगों के सामने था, 10 गो, और हमें आशा है, उम्मीद है कि ये जो चैप्टर है आप लोगों को अच्छे से हम समझा पाए। इस पे कमेंट कर सकते हैं, बेबाक अपनी राय रख सकते हैं बिना झिझक के। तो ये विकलांगजनों के लिए क्या कारण है विकलांगता के, इस पे आधारित ये पूरी तरह से चैप्टर था। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आगे आप लोगों को नए चैप्टर के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।